आज इस वीडियो में हम नगरीय भूगोल की प्रकृति और उससे संबंधित जो उसकी विभिन्न संकल्पनाएं हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। नगरीय भूगोल की प्रकृति से तात्पर्य यहाँ पर यह है कि हम नगर की जो विभिन्न उसकी उत्पत्ति से लेकर उसके जो ऐतिहासिक कालक्रम है और उसके बाद उसके जो विभिन्न कार्य हैं, नगरों के जो विभिन्न कार्य हैं, उनके बारे में हम जो नगर नियोजक हैं जो नीतियाँ बनाते हैं उसके अंतर्गत हम इनको क्या करते हैं, शामिल करते हैं। जैसा कि नगरीय भूगोल की प्रकृति के संबंध में कहा भी गया है कि वो सभी विषय क्षेत्र जो इसकी को एक विषय के रूप में इसको स्थापित करते हैं नगरीय भूगोल है। उन किस तरह से नगरों का विकास होता है, किस तरह वो अन्य विषयों से संबंधित हैं और इसके अध्ययन के जो विभिन्न उपागम हैं, अप्रोच हैं और संकल्पनाएं, वो सभी मिलकर क्या बनाती हैं, भूगोल की प्रकृति को बनाती है। किंगले डेविस ने भी नगरों के अध्ययन को 4 बिंदुओं को महत्वपूर्ण माना है जो इसकी प्रकृति में निहित होते हैं, जैसे नगर, भाषा, धर्म, परिवार बहुत से सामाजिक पहलुओं की तुलना में काफ़ी नए हैं, क्योंकि प्राचीन काल के नगरों में ये सारी चीज़ें नहीं हुआ करती, लेकिन अब ये नगरों का एक क्या है, हिस्सा है। नगर मूलभूत रूप से आर्थिक एवं जो अपनी प्रावधिक विकास है उसका परिणाम होने के साथ साथ पूरे सामाजिक जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तनों का भी क्या है, जनक माना जाता है। तीसरी बात जो उन्होंने कही, नगर संपूर्ण समाज के भीतर शक्ति और प्रभाव के क्या है, केंद्र हैं। तो अगर हम जब नगरों का अध्ययन करते हैं तो वो संपूर्ण समाज का एक तरह से क्या है, वो शक्ति भी है और प्रभाव का केंद्र। आप देखते भी हैं कि नगरों से आसपास के जितने भी जो हमारा जो ग्रामीण क्षेत्र है या ग्रामीण उपांत क्षेत्र है वो काफ़ी अधिक क्या होता है, प्रभावित होता है। नगरीकरण इस समय भी जारी है और इससे जनित बहुत सी समस्याएं अब सामने भी आ रही हैं। इसलिए नगरों का जो अध्ययन है वो अब क्या हो गया, थोड़ा और अधिक व्यापक हो गया है, जटिल हो गया है। ऐसा नहीं है नगरों का हमेशा विकास होता है। हम ऐतिहासिक जगत की बात करें तो आप ऐसे बहुत सारे उदाहरण देखने को मिल जाएंगे कि नगरों का उदय होने के साथ उनका विकास हुआ और अंततः एक जो स्थिति आती है उसके बाद उनका क्या हुआ है, पतन भी हुआ है। नगरों का महत्व एवं नगरीय सुविधाएं सभी का ध्यान अपनी ओर क्या करती हैं, खींचती हैं, लेकिन वास्तविक रूप में भूगोल तथा कुछ अन्य विषयों के अध्ययनकर्ताओं का ध्यान इनकी तरफ विशिष्ट रूप से क्या होता है, आकर्षित होता है। तो नगरीय क्षेत्र या नगरीय बस्ती पृथ्वी की सतह पर स्थिति एक छोटी प्रादेशिक इकाई है जिसमें मानव जनसंख्या सघन बस्ती के रूप में निवास करती है और भूगोलवेत्ता इसका क्या करते हैं, स्थान और क्षेत्र के लिए विशेष रूप से अपना अध्ययन उसके बारे में एक नियोजित प्रारूप क्या करते हैं, पेश करते हैं। नगरीय भूगोल के जो आधार तत्व हैं उन्होंने वर्फ ने 2006 में इसको 6 भागों में बांटा है। नगरीय संदर्भ में मानव पर्यावरण संबंध, निर्मित वातावरण, नगर के संदर्भ में सामाजिक भूगोल और सामाजिक प्रारूप, नगर के छोटे और बड़े कार्य, नगर नियोजन, नीति और डिजाइन। यानी कि सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर ये है कि वर्तमान के जो नगर हैं उनको किस तरह से उनका जो नियोजन है वो किया जाए, जिससे कि नगरों में जो वर्तमान बहुत सी सारी समस्याएं सामने आ रही हैं, जैसे स्वास्थ्य की समस्या है, जनसंख्या अधिक की समस्या यानी कि जन दबाव की समस्या है, पर्यावरण प्रदूषण की समस्या है और भी इसके अलावा बहुत सारी समस्याएं हैं। जिस तरह से लोग बाहर से आकर नगरों में बसने के लिए प्रेरित हो रहे हैं, तो एक नई समस्या सामने हो रही है रोज़गार की। रोज़गार नहीं मिलने के कारण वहाँ पर विभिन्न प्रकार के जो अपराध हैं, बीमारियाँ हैं, उनका क्या हो रहा है। तो नगर का सबसे जो महत्वपूर्ण पहलू है वो है नगरों का नियोजित रूप से विकास करना। तो इस संबंध में बहुत सारे जो शोध हैं या यूँ कहें कि बहुत सारी जो अनुसंधान है वो इस संदर्भ में किए जा रहे हैं और उनकी क्रियान्विति भी शहरों को उत्कृष्ट बनाने के लिए निरंतर हो रही है। आर.एन. नॉर्थन ने नगरीय भूगोल के जो प्रमुख क्षेत्र हैं उसको इस दाईं तरफ जो रेखा चित्र आपको दिखाया गया है उसमें समझाने का प्रयास किया गया है कि इसमें 4 स्थान है, प्लेस है, पीपल है, प्लेस है और फिर पीपल है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो ए किसी स्थान और वहाँ के निवासियों के बीच के संबंधों से जुड़ा है, यानी कि जो ए एरो है वो किसी दोनों ही स्थान
यानी कि प्लेस और पीपल दोनों के मध्य क्या है, एक अंतर संबंध पाया जाता है, जो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं या एक दूसरे पर क्या है, निर्भर हैं। जैसे हम शहरों की बात करें तो शहरों में जो रहने वाले लोग हैं सभी चीज़ें अपने लिए नहीं बनाते हैं, वो बहुत सारी चीज़ों के लिए जो उसके आसपास ग्रामीण क्षेत्र या दूरस्थ जो क्षेत्र हैं उनके ऊपर क्या होता है, निर्भर होता है। जैसे हम बात करें कि सेब का उत्पादन कहाँ होता है, भारत में जम्मू कश्मीर में विशेष रूप से होता है। तो स्थान क्या हुआ, जम्मू कश्मीर हो गया, और लोग कौन हुए, पूरा भारत हो गया। जहाँ जहाँ लोग इसका सेवन करते हैं तो उस स्थान से इस वस्तु का क्या होता है, भारत के अलग अलग भागों में प्रसार होता है। तो इस प्रकार स्थान और जो लोग हैं उनके मध्य क्या है, एक तरह से संबंध जुड़ जाता है। विभिन्न स्थानों के बीच संबंधों की चर्चा करता है, यानी कि ये दो स्थानों के मध्य की प्लेस टू प्लेस, दो स्थानों के बीच भी क्या करता है, चर्चा करता है कि एक स्थान से दूसरा स्थान किस प्रकार से क्या होता है, प्रभावित होता है। ऐसा नहीं है कि एक स्थान अपने आप में आत्मनिर्भर है, उसको दूसरे स्थान पर भी क्या होता है, निर्भर रहना पड़ता है, अर्थात उसके साथ भी उसको क्या करना पड़ता है, एक तरह से इंटरेक्शन करना पड़ता है। तो यहाँ पर जो नगरीय भूगोल है वो दो स्थानों के बीच के संबंधों की भी क्या करता है, चर्चा करता है, उल्लेख करता है कि वो किस तरह से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे से प्रभावित होते हैं और एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं। तीसरी बात जो नॉर्थम कहते हैं कि विभिन्न स्थानों के निवासियों के बीच के संबंधों की चर्चा करें। नगरीय भूगोल विभिन्न जो स्थान हैं उनके निवासियों के बीच के जो संबंध है उनकी भी क्या करता है, व्याख्या करता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं बीच का जो एरो है, प्लेस टू पीपल, यहाँ पर प्लेस और पीपल, यानी कि विभिन्न जो स्थान हैं, कई तरह के जो स्थान हैं, उन सब के मध्य लोगों का जो आपसी संबंध है उसकी व्याख्या कौन करता है, नगरीय भूगोल करता है कि किस तरह से विभिन्न प्रदेशों के रहने वाले जो निवासी हैं वो आपस में एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। चौथी बात जो वो करता है वो कहते हैं कि किसी एक स्थान के निवासियों के बीच आपसी संबंधों की चर्चा करना, यानी कि नगरीय भूगोल का जो अगला कार्य है वो है किसी एक स्थान के निवासियों के बीच के आपसी संबंध, यानी कि कोई स्थान है वो बहुत बड़ा नगर भी है और उसके पास बहुत सारे सीमांत नगर भी हैं, उपांत नगर भी हैं, उपनगरीय क्षेत्र भी है। तो नगरीय भूगोल इन क्षेत्रों के जो निवासी हैं उनके आपसी संबंधों की क्या करता है, चर्चा करता है कि वो किस तरह से अपने ही क्षेत्र में एक दूसरे से कोरिलेटेड रहते हैं। जैसे हम बात करें बड़े नगरों की, तो बड़े नगरों के आसपास जो उपांत क्षेत्र पाया जाता है जिसे हम ग्रामीण उपांत क्षेत्र भी कहते हैं, जहाँ अनेक छोटे बड़े कस्बे क्या होते हैं, स्थित होते हैं और उनका संबंध किससे होता है, इन बड़े नगरों से होता है। तो इस प्रकार एक ही प्रदेश के जो निवासी हैं उनके बीच आपस में किस तरह की एक कनेक्टिविटी पाई जाती है उसका जो उल्लेख है वो हम किस में करते हैं, नगरीय भूगोल में करते हैं। मैं इसको एक उदाहरण से समझा सकता हूँ आपको कि जैसे मान लीजिए बड़े शहरों में जो काम करने वाले लोग हैं वो अधिकांशतः कहाँ से आते हैं, नगर का जो परिधीय क्षेत्र है उसमें से आते हैं और रोज काम करने के बाद वापस क्या होते हैं, ये उस परिधीय क्षेत्र में लौट जाते हैं। तो इस प्रकार जो उपांत क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र है, उसका संबंध किससे हुआ, नगरों से हुआ। नगरीय भूगोल की कुछ संकल्पनाएं हैं जिनको नगरीय भूगोल की प्रकृति को समझने में बड़ा ही महत्वपूर्ण माना जाता है कि किस तरह से उनकी व्याख्या की जा सकती है। इसमें पहली है स्थिति और अवस्थिति की संकल्पना। स्थिति से तात्पर्य यहाँ पर यह कि इस पृथ्वी के ऊपर ऐसे बहुत सारे स्थान हैं जहाँ पर नगरों का प्राकृतिक रूप से अनुकूल जो स्थल होते हैं उन पर क्या होता है, उदय होता है। किसी भी नगर को बसाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम कोई उपयुक्त स्थिति का क्या करते हैं, चयन करते हैं और उसके बाद हम उस शहर के नींव रखते हैं, या यूँ कहें कि हम जो अधिवास है उसकी क्या करते हैं, नींव रखते हैं और धीरे धीरे वो अधिवास या वो नगर क्या करता है, ग्रोथ करता है, वृद्धि करता है।
तो इस प्रकार इस संकल्पना के अनुसार नगर का विकास प्राकृतिक रूप से अनुकूल स्थलों पर होता है और बाद में समय के साथ वे अपनी अवस्थिति का लाभ उठाकर उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करते हैं, जिससे नगरों का क्या होता है, विकास होता है और वृद्धि होती है। तो जैसा कि मैंने कहा कि स्थिति यानी कि उस स्थिति के अनुकूल स्थिति पर उसकी स्थापना होती है और उस अवस्थिति यानी उसके चारों ओर का वातावरण किस प्रकार का है, वहाँ किस प्रकार के कृषि कार्य हैं या औद्योगिक संभावनाएं हैं, उनका वो लाभ उठाकर क्या करता है, भविष्य में अपना विकास करता है और अपने आकार में वृद्धि करता है। ये संकल्पना नगरों की आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था का वर्णन उपयुक्त रूप से नहीं करता, इसलिए इसका ज़्यादा महत्व नहीं है। यानी कि इसका महत्व सिर्फ इतना ही होता है कि किसी प्राकृतिक वातावरण में इस पृथ्वी के ऊपर वो कहाँ पर स्थित है और उसके विकास में जो मुख्य रूप से जो कारक रहे वो क्या रहे हैं। तो ये वास्तविक रूप से नगरीय भूगोल की उतनी स्पष्ट व्याख्या नहीं करता है जितने कि अन्य संकल्पनाओं का नगरीय भूगोल में क्या है, महत्व है। नगरीय भूगोल की संकल्पना के अंतर्गत दूसरी जो संकल्पना है उसमें पारिस्थितिकी संकल्पना है। पारिस्थितिकी को मतलब को यहाँ से संबंध एक तरह से यूँ कह सकते हैं कि जैविक जो है किस तरह से कि एक जो क्षेत्र है उसमें जैविक और अजैविक घटक एक दूसरे से प्रभावित होकर क्या करते हैं, अपनी जो पर्यावरण है उसको स्वस्थ रखते हैं और उसको क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। तो पारिस्थितिकी की अवधारणा ने भौगोलिक घटनाओं को प्रभावित किया है। रॉबर्ट पार्ट 1925 ने अपनी पुस्तक द सिटी में बताया कि नगरीय क्षेत्र में जनसंख्या वृद्धि के कारण नगर की पारिस्थितिकी में भी बदलाव होता है। जिस प्रकार अगर हम बात करें कि जंगल है और जंगल में अगर जो वहाँ रहने वाले जीव हैं उनका कुनबा बढ़ता है, तो स्वाभाविक है कि नगर की जो पारिस्थितिकी है उसमें भी क्या होता है, बदलाव होता है। तो यहाँ पर भी वो इसी बात को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि यदि किसी नगर में लोगों की संख्या में वृद्धि होती है तो उसकी जो पारिस्थितिकी है यानी कि उसका जो पर्यावरण है उसमें भी क्या होता है, बदलाव होता है। नगरीय पारिस्थितिकी उसके चारों ओर स्थित क्षेत्रों के साथ नगर के संबंधों को प्रभावित कर रही थी और इसका प्रभाव लोगों और उनके पर्यावरण पर पड़ रहा था। नगरीय पारिस्थितिकी यानी कि नगर में होने वाली जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उससे नगर के जो आसपास का क्षेत्र है वो क्या हो रहा है, प्रभावित हो रहा है, और वो क्षेत्र प्रभावित हो रहा है और उस क्षेत्र में रहने वाले लोग भी क्या हो रहे हैं, प्रभावित हो रहे हैं। जैसे मान लीजिए नगर में अगर जनसंख्या का आकार बढ़ रहा है, दबाव बढ़ रहा है, तो नगर बाहर की ओर क्या होगा, फैलेगा। बाहर की ओर फैलने का मतलब है कि जो ग्रामीण क्षेत्र की जो कृषि भूमि है उस पर आदिवासियों का क्या होने लग जाएगा, एक तरह से आधिपत्य होने लग जाएगा। नगरीय पर्यावरण की बुनियादी ढांचे के रूप में राजनीतिक और आर्थिक जो प्रक्रियाएं वहाँ पर क्या हो जाएंगी, प्रारंभ हो जाएंगी। नगरीय संकल्पना के तीसरे जो पक्ष बिंदु के रूप में हम बात करते हैं वो है व्यवहारवाद व नगरीय केंद्र। नगर और उसके विकास के बारे में बेरी का जो ये मानना था कि उपभोक्ता का व्यवहार भी महत्वपूर्ण है, जो भूमि उपयोग के रूप में दिखाई देता है। यानी कि उपभोक्ता का व्यवहार, नगर के अंदर जो लोग रहते हैं उनका व्यवहार कैसा है, वो किस तरह का वातावरण चाहते हैं, किस तरह की सुविधाएं चाहते हैं, उसके अनुसार किसी भी नगर के जो क्षेत्र है उसके भूमि उपयोग का क्या होता दिखाई देता है। जैसे मान लीजिए कुछ लोग बड़े मकानों में रहना पसंद करते हैं, उनको स्वच्छ हवादार मकान चाहिए होते हैं, तो वो शहर का जो मूल रूप है जहाँ पर बहुत छोटे छोटे मकान हैं या छोटी गलियाँ हैं, सकरे रास्ते हैं, वहाँ से निकल कर वो शहर के ऐसे भागों की ओर बसना प्रारंभ करते हैं जहाँ खुली भूमि पड़ी हुई और वहाँ पर वो बड़े बड़े मकान, चौड़ी सड़कें, आवागमन के लिए उपयुक्त स्थानीय शब्द को देखता है। उपभोक्ता का व्यवहार निम्न 3 रूपों में कार्य करता है: निवास की गुणवत्ता, कार्य पड़ोस के साथ संबंध और उसका जो मकान का किराया है उसको वो क्या करता है, प्रभावित करता है। नंबर 4 पर जब नगरीय भूगोल की प्रकृति की जब हम चर्चा करते हैं तो उसकी व्याख्या करने में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है कल्याणपरक संकल्पना। नगरीय विकास का एक महत्वपूर्ण कारक नए बुनियादी ढांचे के विकास द्वारा लाया गया संपूर्ण परिवर्तन की अवधारणा है। कल्याणपरक यानी कि रेडिकलिज्म का मतलब यहाँ पर ये है कि हम किस तरह से
लोगों को अधिक से अधिक सुविधाएं प्रदान कर सकते हैं, यानी कि ऐसी सुविधाएं जिससे लोगों का कल्याण किया जा सकता है। अब उदाहरण के लिए जैसे दिल्ली में मेट्रो ने उपभोक्ताओं के विचार को पूरी तरह से क्या कर दिया, बदल दिया। यह प्रतिक्रिया नगर नियोजन को क्या करती है, प्रभावित करती है। जैसे मान लीजिए मेट्रो का जैसे ही संचालन हुआ, लोगों ने क्या किया, अपने निजी वाहनों का त्याग करके क्या किया, मेट्रो को एक ट्रांसपोर्ट का क्या बना लिया, माध्यम बना लिया। तो ऐसे में जो नगर नियोजक थे उन्होंने, उनके दिमाग में ये बात आई कि इस तरह का जो ये कॉन्सेप्ट है, अगर इसको हम अपनाते हैं तो दिल्ली शहर के अंदर जो दबाव है जनसंख्या का, उसको हम बाहरी क्षेत्रों की ओर क्या कर सकते हैं, स्थानांतरित कर सकते हैं। अर्थात बाहरी क्षेत्रों में बस्तियों को बसा सकते हैं, और वहाँ पर इस तरह की अगर हम सुविधा देते हैं तो लोग आसानी से ऐसे क्षेत्रों को क्या करेंगे, बसना प्रारंभ कर देंगे, जिससे दिल्ली के जो हार्टलैंड पर जो दबाव है उसको क्या किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। नगरीय भूगोल की प्रकृति को हमने 4 बिंदुओं में बांटा है। नगरीय भूगोल नगर केंद्रित भूगोल है। इसके अंतर्गत बस्तियों का अध्ययन उसकी संपूर्णता में उनके सभी लक्षणों, विशेषताओं तथा प्रकारों के साथ किया जाता है। यानी कि नगरीय भूगोल का जो केंद्र है वो भूगोल का भी केंद्र है, और इसमें बस्तियों का विशेष रूप से अध्ययन किया जाता है कि किस प्रकार जो बस्तियां हैं उनके लक्षण हैं, उनकी विशेषताएं हैं, उनके प्रकार हैं। प्रकार से मतलब यहाँ पर उनके जो कार्य उनमें किए जाते हैं उसके आधार पर या उनके आकार के आधार पर उनको हम क्या करते हैं, वर्गीकृत करते हैं। नगरीय भूगोल एक सामाजिक विज्ञान है, क्योंकि बस्तियां मानव निर्मित सांस्कृतिक व सामाजिक व्यवस्था का क्या करती हैं, अध्ययन करती हैं। बस्तियां ऐसा नहीं है कि अपने बस घरों का एक स्वरूप होता है, बल्कि वहाँ पर सामाजिक और सांस्कृतिक जो परिघटनाएं हैं या उनका जो एक तरह से ये कहें कि परिदृश्य है, वो उसमें क्या होता है, नज़र आता है, और एक तरह से उस एक संस्कृति का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो नगरीय भूगोल एक क्या है, सामाजिक विज्ञान है। नगरीय भूगोल एक स्थानिक विज्ञान है जो नगरीय बस्तियों के वितरण प्रतिरूप व्यवस्था का अध्ययन करता है। नगरीय भूगोल एक क्रमबद्ध विज्ञान है जो नगरों का व्यवस्थित वर्णन करता है। इस प्रकार हम